के एक पॉश इलाके में सरेआम हुई हत्या के बाद पुलिस ने एसआईटी की जांच सौंप दी है। इस हत्या से लोग दहशत में हैं। एक दिन पहले कुछ बदमाशों ने ऑफिस से लौटते वक्त इंडिगो एयरलाइंस में मैनेजर रुपेश सिंह पर उन्हीं की हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हमला कर दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी और जब लोग रुपेश के पास पहुंचते तब तक बदमाश वहां से फरार हो गए थे। बदमाशों की ताबड़तोड़ की गई फायरिंग में रुपेश को गोली लगी, उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। आशंका जताई गई कि ये बदमाश रुपेश के वहां पहुंचने से पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो सीसीटीवी में कैद हुए उन्होंने वहां से भागना ही सही समझा। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। सोसाइटी के गेट पर वो पहुंचकर उन्होंने हत्या को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त सोसाइटी का गार्ड भी गेट पर मौजूद नहीं था और किसी ने भी इन बदमाशों को नहीं देखा। हालांकि गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सोसाइटी के गेट पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन बदमाश वहां से भाग निकले, जिसके बाद लोगों ने रुपेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, परिवार का क्या कहना है, किन वजहों से उनकी हत्या हुई होगी, कौन है वो लोग, अगर आपने बात की हो तो? बिल्कुल, देखिए यह हत्या क्यों हुई है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और प्रशासन लगातार जांच कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। जो सीसीटीवी है उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। 2 लोग जाते हुए दिखे हैं। अभी यहाँ पर जो बीजेपी विधायक हैं नितिन नवीन यहाँ पर पहुँचे हैं उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए। हालांकि परिवार के लोग अब यहाँ पर नहीं है, गाँव चले गए हैं। ये जो हत्याकांड हुआ है रुपेश का, इसको लेकर सीधे तौर पर सरकार सवालों के घेरे में है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो घटना घटी है दुखद घटना है और हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो घटना के दोषी और जो कारण है वो निश्चित रूप से आए और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अगले कुछ दिनों के अंदर इस पर निश्चित रूप से उद्भेदन करेगी और हम सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसी भी विषय पर सब लोगों से व्यवहार कुशल था, हर लोगों से जुड़ा हुआ था, इस प्रकार से किसी का उसका तनाव नहीं रहता था, तो आखिर हम लोग भी चिंतित हैं और निश्चित रूप से उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेगा। हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पूरे घटना की उद्भेदन हो। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि पैसा लेकर पोस्टिंग हो रहा है, शायद यही वजह है कि अब एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं और शाम में घटना हो जाती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो विचार रहा है, ये घटनाओं को संरक्षण देने वाले लोग रहे हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो घटनाओं को संरक्षण दें। हमारे समय में घटनाएं घटी हैं तो उसका उद्भेदन हुआ है और दोषी व्यक्ति को जेल में डाला गया है, लेकिन हम घटना न घटे इसकी भी हम चिंता करते हैं। और घटना घट जाती है गलती से तो घटना का सही निर्णय जो हो, किसी को न बचाया जाए और जो व्यक्ति सही है, जो गलत है, उसको दोषियों को सज़ा मिले, इसके लिए सरकार हमेशा लगी है और हमेशा करती रही है। इसलिए कोई हमको नैतिकता का या हमको कोई उपदेश न दे। जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, जिनके राज्य में केवल अपराधी तांडव करते थे और उनके घर में बैठे रहते थे, वो हमारे राज्य में नहीं है। हमारे राज्य में ये जरूर है कि घटना घटी है तो निश्चित रूप से प्रशासन को औचक इस पर कार्रवाई करनी होगी और निश्चित रूप से जो भी दोषी व्यक्ति हैं उस पर सजा मिलेगी, उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना का कब तक उद्भेदन हो जाएगा? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द, कल ही रात में सभी वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, सभी चीज़ों को आकलन कर रहे हैं। हम लोग भी उनके संपर्क में रहेंगे और निश्चित रूप से पूरे घटना चंद्रमोहन जरा रहिए साथ। देखिए, हत्याकांड की जानकारी मिलते ही जांच के लिए एसटीएफ के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे और वारदात वाली जगह का मुआयना भी किया। पुलिस ने रुपेश सिंह की कार से मिले मोबाइल को भी खंगाला और एक शख्स से पूछताछ भी की, जिससे आखिरी बार रुपेश की बात हुई थी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि हत्या को पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया। वहीं डीएम के आदेश पर रात में ही मैनेजर रुपेश सिंह का पोस्टमार्टम भी किया गया, जिसके बाद उनके शव को उनके गांव भेज दिया गया है। बताया गया कि हत्या से 2 दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह परिवार से साथ गोवा में छुट्टियां मनाकर लौटे थे। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इंडिगो मैनेजर की हत्या पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने भी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जांच में कई अधिकारियों को लगा दिया।
हत्या के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, तो वहीं एसटीएफ भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और हम अभी मौजूद हैं उसी अपार्टमेंट के पास जहां कल 7:15 के करीब रुपेश पहुंचे थे अपार्टमेंट में अंदर जाने के लिए, और गेट के पास जैसे ही वो पहुंचे उसके बाद उनके ऊपर अपराधियों ने गोली की बौछार कर दी। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो उनके गाड़ी के शीशे हैं वो बिखरे पड़े हैं और वो खुद गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पर पहुँचे थे, और अंदर जब तक जा पाते तब तक अपराधियों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी और उनको जब तक अस्पताल पहुँचाया जाता उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस यहाँ पर जांच के लिए पहुंची थी और जांच के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे कांड का खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक सीसीटीवी में 2 लोग जाते हुए मोटरसाइकिल से दिखे हैं, जिसको लेकर प्रशासन जांच कर रही है और यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। जानकारी मिली कि कैसे उनकी हत्या हुई है। हम सर हमारा एक मित्र थे, उनका माँ अस्पताल के हुई, हम 10 संस्कार चलेंगे सर सुबह 9 बजे, तो शाम में आए 7:30 बजे तक देखते हैं कि प्रशासन लोग आए हुए हैं, तो मालूम चला कि उनका किसी ने अपराधी ने गोली मार के चला गया। आपकी पत्नी तो यहीं मौजूद थी? जी, हमारी बच्ची आके ने गेट खोला सर, तो देखा कि सर का शीशा फूटा हुआ है और उन पर लेट अथी हुए बेहोशबल है, तो जाके हमारी बच्ची ने मैडम के बुला के लाई, तो वही फिर सब देखते गए तो देखते हैं कि गोली लगा हुआ है सर। तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि किस तरीके के लोग होंगे, क्योंकि आप कोई रंजिश की बात भी सामने नहीं आ रही, किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ, आखिरकार वो बदमाश है कौन। फिलहाल यहाँ पर टीमें गठित कर दी गई हैं, सीसीटीवी खंगाले गए हैं, 2 लोग मोटरसाइकिल में जाते हुए नजर आ रहे हैं, अब उन्हें पहचाना जा रहा है कि वो कौन है। छपरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, आप जहां पर हैं वहां पर से क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से टीमें गठित की गई हैं और कब तक कामयाबी हासिल कर सकती है पुलिस? जी देखिए, ये जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरे गांव में मातम का माहौल फैल गया है। फिलहाल यहाँ कोई भी पुलिस के अधिकारी, क्योंकि घटना पटना में हुई है, ये जो छपरा का जलालपुर थाना क्षेत्र का सौरी गांव है, ये इनका पैतृक आवास था यहाँ पे, तो शव को वहाँ पोस्टमार्टम के बाद यहाँ लाया गया है। तो तमाम तरह के सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला फिलहाल यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लोग का ये कहना है कि जो रुपेश थे उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनका किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता था, तो आखिर इस किस अदावत के चलते इनकी हत्या की गई है, इसको लेकर के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं जो बिहार में विधि व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर के उनकी हत्या की गई। विधि व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर कहना है कि इनके रुपेश से किसी की कोई झगड़ा झंझट नहीं था, किसी कोई ऐसा पुराना केस मुकदमा नहीं था जिससे हत्या हो। तो पुलिस के लिए भी काफी बहुत बड़ी चुनौती है कि किस आपराधी गिरोह ने ये काम किया है या किसने मारा है, क्या इनकी हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है। तो ये तमाम चीजों को पुलिस खंगाल ले, लेकिन अभी तक कोई भी बात खुल करके सामने नहीं आई है। जी ठीक है। देखिए, इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की अंतिम तस्वीर भी इस बीच सामने आई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कोरोना वैक्सीन पटना एयरपोर्ट पर पहुंची थी और तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कई अधिकारी वैक्सीन रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उस वक्त रुपेश सिंह भी उनके साथ मौजूद थे और इसके कुछ घंटों के बाद जब वो अपने घर लौटे तो बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, सीसीटीवी में 2 लोग दिख रहे हैं, क्या अभी तक पता चल पाया ये लोग कौन थे और इनकी मंशा क्या थी? बिल्कुल, देखिए, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस यह खंगालने में जुटी है कि कौन अपराधी थे और क्यों इनके ऊपर हमला किया गया इस तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल इस गेट के करीब पहुंचे थे और गेट अगर खुल गया होता वक्त पर तो शायद वो अंदर चले जाते, लेकिन जब तक यह गेट खुलता तब तक पहले से घात लगाए जो अपराधी बैठे थे वो हमला करके और फिर वापस चले गए। जाहिर सी बात है, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और सरकार के ऊपर सीधे तौर पर
पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में अपराध अब धीरे धीरे बेलगाम हो चला है। ऐसे में आखिर प्रशासन क्या कर रही है जो इस तरह के वारदात को अपराधी अंजाम देते हैं और खुलेआम निकल जाते हैं। तो प्रशासन के लिए सीधे यह चुनौती है और अब पूरे मामले की जांच भी चल रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, एसटीएफ जांच कर रही है और यह दावा भी किया जा रहा है, जैसा कि जो विधायक हैं नितिन नवीन वो भी यह दावा कर रहे थे कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन यह कब तक खुलासा होगा यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हत्या हुई है कहीं ना कहीं जो पेशेवर। आप रहिए जरा साथ। देखिए, हत्या की जानकारी मिलते ही रुपेश घर पहुंचे उनके रिश्तेदारों ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। हम पहुंचे तो इन लोगों से पता लगा कि यहाँ जैसे गेट पर पहुंचे हैं गोली मार दी गई है और लोगों के अनुसार कोई जान नहीं पाया कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, ये कोई बता नहीं पा रहा है। और जैसे गार्ड से हमने बात किया तो गार्ड भी बोल रहे हैं कि ये भी कहीं गए हुए थे। तो सुरक्षा का तो है ही इशू है। हैरानी की बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर हुई इस हत्या के बावजूद किसी ने भी हमलावरों को नहीं देखा। शाम में हर दिन की तरह मतलब जिस तरह से आते हैं वो कल भी आए थे, लेकिन अचानक से अब किसने उनका पीछा कर करके उनको गोली मार दिया या पहले से अपराधी यहाँ पे उनकी नज़र में थे। और ये जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अपराधियों का इतना बड़ा दुस्साहस कि घर में घुस करके गोली मार देना, ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट वो जब जैसे ये घटना हुई है वो जैसा मुझे मालूम है उसके आधा घंटा पहले मैं भी घुसा था इस अपार्टमेंट में, और उसके बाद जब खबर लगा कैसे ऐसे हुआ तो हम लोग नीचे आए। तब तक देखे कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर बाद में मैं भी साथ में पीछे से हॉस्पिटल गया, पारस हॉस्पिटल, जहाँ पे फिर डिक्लेयर कर दिया गया कि वो नहीं रहे। और फिर सारे मीडिया वाले पुलिसकर्मी तो आए हुए थे, रात में सारे लोग कवर किए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, सीसीटीवी में अभी तक क्या कुछ दिखा है? पुलिस कितनी बार वहां पर पहुंची है और गार्ड का ना आना, क्या पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि गार्ड आखिरकार उस वक्त कहां था? बिल्कुल, देखिए पुलिस हर एक बिंदु पर तहकीकात कर रही है और जो एसआईटी का गठन किया गया है और साथ ही एसटीएफ का जो गठन किया गया है, दोनों टीम जांच कर रही है। और जो सीसीटीवी मिला है उसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखे हैं। ऐसे में प्रशासन जो है उसको जब्त की है और जांच भी चल रहा है, तफ्तीश की जा रही है कि वो कौन लोग थे जो इस इलाके में देखे गए थे। हालांकि जो ये अपार्टमेंट है इसका सीसीटीवी जो है वो अगर चलते रहता तो शायद यह खुलासा कभी हो गया रहता, लेकिन सीसीटीवी भी नहीं चलने की वजह से पुलिस के लिए भी यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो आगे मेन रोड है वहां पर जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है और साथ ही जो रुपेश का फोन नंबर है उसके भी कॉल को खंगाला जा रहा है। तो पुलिस के लिए चुनौती है और सीधे तौर पर जो है वो सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ऐसे में सरकार और अधिकारी क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह घटना हुई है उसके बाद से लगातार जांच चल रही है। एसआईटी की टीम भी पहुंची थी, जो वरीय अधिकारी हैं यहाँ पर वो भी पहुंचे हुए थे और माना जा रहा है कि जल्द ही खुलासा हो जाएगा। लेकिन सबकी निगाहें बनी हुई है कि आखिर कब तक इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो पाता है। तो जो विपक्ष है वो सरकार को सवालों में खड़ा कर रहा है, तो वहीं सीधे तौर पर जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं घेरे में है कि क्या कर रही है पुलिस और क्यों अब तक ये अपराधी जो हैं वो बेलगाम होते जा रहे हैं। ठीक है, जर रहिए साथ। देखिए, पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश की हत्या के बाद इलाके में दहशत बनी हुई है। हाउसिंग सोसाइटी के बाहर सरेआम हुई इस हत्या से हर कोई सकते में है। साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बदमाशों के गायब होने से भी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जबकि हत्या की वजह से रुपेश का पूरा परिवार बिखर गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पिता भी कुछ कह पाने में इस वक्त स्थिति में नहीं है। रुपेश के अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव छपरा में तैयारी की गई है। पटना के पौष इलाकों में इस हत्या के बाद बिहार की सियासत भी गरमा गई है। विपक्षी दलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या के बहाने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी।
वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे। इंडिगो के मैनेजर को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र। इस हत्या को किस तरह से देखा जाए, क्या माना जाए? कानून व्यवस्था एकदम चौपट है बिहार में। कानून पर किसी का फोकस नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कुर्सी बसाने के फेरे में लगी हुई है एनडीए सरकार कि हमारी पार्टी टूटे नहीं, एनडीए टूटे नहीं, सरकार गिरे नहीं। इस जोड़ तोड़ में ये लगी हुई है। और जिन पदाधिकारियों को पोस्टिंग किया जा रहा है, जात के नाम पर उनकी पोस्टिंग हो रही है, पैसा लगकर पोस्टिंग हो रहा है। और अच्छे पदाधिकारी या तो वो सीआईडी में हैं, चाहे सन्टिंग पोस्ट पर डाला गया इसलिए कि वो उनके मन में लगता है कि ये हमारे वोटर नहीं है। जो सरकार ऐसे बेईमानी करे और वह अच्छे पदाधिकारियों को साइड करके रखे, उसका कानून व्यवस्था ऐसे ही रहेगा ना। और ऐसे ऐसे पदाधिकारी पटना में पड़े हैं जो 5 लाख 10 लाख घूस लेते हैं और किसी का नाम निकाल देते हैं 302 में से। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने पटना में सरेआम हुई इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या पर चिंता जताई और राज्य की एनडीए सरकार पर सवाल उठाए। गंभीर चिंता का विषय है जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब। चंद्रमोहन, अब देखिए इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लोग वहां पर जो आपके साथ हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में ही रहने वाले हैं जहां पर यह हत्या को अंजाम दिया गया, उनको भी लगता है कि अब उन्होंने वैसा महसूस किया है कि सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है, वो सेफ महसूस नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए इस हत्याकांड के बाद सीधे तौर पर जो विपक्ष है वो सीधे सरकार पर उंगलियां उठा रहा है और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ अगर सीसीटीवी काम करते रहता तो शायद इसका खुलासा हो जाता कि कौन अपराधी थे और किस तरह से और कब कब यहाँ पर पहुँचे थे। जो लोग सोसाइटी के हैं हम उनसे बात करते हैं कि आखिर कितना दिनों से यह सीसीटीवी यहाँ पर खराब पड़ा हुआ है। आखिर आप लोग ठीक क्यों नहीं करवाए? क्यों नहीं ठीक करवाए? ठीक ये तो कभी हुआ ही नहीं था। मतलब हम लोगों को जैसे मिला था ऐसे ही मिला था। अगर ठीक हो गया रहता तो शायद यह खुलासा हो जाता कि अपराधी कौन थे, कैसे आए। ये हो भी नहीं सकता था, ये घटना भी नहीं होता, घटना भी नहीं होता। कैसे आप लोगों को जानकारी मिली? हम लोग रूम में थे तो इनकी बच्ची गई कहने के लिए कि अंकल को ऐसे ऐसे हो गया। तब तक हम लोग दौड़ के यहाँ पे आए, फिर भैया की गाड़ी आ गई थी, उसमें लोड करके फिर भेजे। बिट्टू भैया की गाड़ी में ही फिर गए। अगर सीसीटीवी ठीक रहता तो शायद यह पता चल पाता कि कौन अपराधी थे, कब पहुंचे थे, कैसे क्या हुआ। हाँ, क्लू मिलता है, लेकिन अब सीसीटीवी जल लगा तभी से बंद है, चला ही नहीं। आप तो यहीं रहते हैं ना, तो आपको कैसे जानकारी मिली है घटना को? आवाज़ हल्ला हुल्ला हुआ, उसके बाद हम लोग टीवी देख रहे थे तो उतर के आए, तब देखे तब एसआईटी का गठन हुआ है, पुलिस जांच कर रही है, एसटीएफ भी जांच कर रही है, दावा जल्द किया जा रहा है खुलासे का, लेकिन कब तक खुलासा हो पाता है ये ज़रूर इंतज़ार करना होगा। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यही वो सीसीटीवी है जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, शोभे का वस्तु बना हुआ है। अगर शायद काम करता रहता तो शायद यह नौबत नहीं आती। अब प्रशासन इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि घर के बाहर जब वो अपार्टमेंट के पास पहुंचे थे उस समय अपराधी
पहुंचे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ 6 गोलियां दाग दी। मतलब साफ है कि पहले से घात लगाकर यहाँ पर अपराधी पहुंचे थे, रेकी गया होगा और फिर यह वक्त का इंतजार किया होगा कि कब वो ऑफिस से निकलते हैं, अपार्टमेंट पहुंचते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है चंद्रमोहन, जरा रहिए साथ। वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने मैनेजर रुपेश सिंह के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, लिखा, मेरे संसदीय क्षेत्र निवासी पटना हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस के सौम्य और कार्यकुशल एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की असामयिक तत्वों द्वारा हत्या से अत्यंत दुखी हूं। विश्वास है कि अपराधियों की पहचान जल्द होगी। हम सब शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नवाब मलिक के दामाद हैं समीर और उनसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। एनसीबी दफ्तर वो पहुंचे हैं, एनसीबी की तरफ से उनसे पूछताछ हो रही है। समीर खान से एनसीबी की ये पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, नवाब मलिक के दामाद हैं समीर और उनसे एनसीबी दफ्तर में इस वक्त एनसीबी के अधिकारी वहां मौजूद हैं। पूछताछ का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, समीर खान से एनसीबी की पूछताछ जारी। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है, किस संदर्भ में ये पूछताछ हो रही है? जी देखिए, एनसीबी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज़ 18 को ये कंफर्मेशन दी है कि जो समीर खान है उन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है मुंबई के और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीबी के कद्दावर नेता हैं नवाब मलिक और उनके ये दामाद बताए जा रहे हैं। जो ड्रग्स कनेक्शन मामला है उसमें कुछ जो हाल में गिरफ्तारियां हुई थी और कुछ ड्रग्स पेडलर्स को जिस तरह से एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, उनकी निशानदेही के बाद जो समीर खान है उन्हें समन किया गया है और आज सुबह ही जो समीर खान है वो करीबन 10 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं और अब वहां पर उनसे जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। जो समीर वानखेड़े हैं, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो खुद जो समीर खान है इनसे पूछताछ करेंगे। अभी हालांकि ये सारी चीजें साफ नहीं की है कि किस लिंक को लेकर समीर खान को ये सम्मन किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है एनसीबी के सूत्रों से कि जिस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच एनसीबी की मुंबई और दिल्ली यूनिट कर रही थी, उस मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों को, फिल्मी हस्तियों को सम्मन किया गया था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसी में तफ्तीश को जिस तरह से आगे बढ़ाया एनसीबी ने, उसी में समीर खान का नाम सामने आया था जिनसे अब लगातार एनसीबी जो है वो पूछताछ कर रही है। आनंद, समीर खान के बारे में कुछ पता चल पाया, ये क्या करते हैं और किस तरीके के कनेक्शन यहाँ पर अधिकारियों को नजर आए जिसके बाद समन भेजे गए? जी देखिए, हमने एनसीबी के भी कुछ जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनसे भी हमने समीर खान के बारे में पूछना चाहा, लेकिन समीर खान का सीधे तौर पर पार्टी से अभी तक कोई लिंक सामने नहीं आया। केवल नवाब मलिक के दामाद हैं, ये एक जानकारी सामने आई है और इसका ऑफिशियली कंफर्मेशन जो है वो एनसीबी के जो सीनियर अधिकारी उन्होंने किया है। आगे पार्टी ही इस पे कोई आगे टिप्पणी कर पाएगी कि क्या पार्टी में किसी पद पर समीर खान थे या उनकी कोई भूमिका थी पार्टी में, ये अभी तय नहीं हो पाया। ना ही एनसीबी ने इस पे कोई टिप्पणी करी है। एनसीबी का सीधे तौर पे कहना है कि हाँ, ये जरूर है कि ये नवाब मलिक के दामाद हैं और ड्रग्स कनेक्शन मामले में इन्हें सम्मन किया गया है और उस सम्मन के सिलसिले में ही वो पूछताछ में शामिल होने एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। ठीक है आनंद, नजर बनाए रखिए आप। अब एक बार फिर से बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस में मैनेजर रुपेश सिंह की सरेआम हुई हत्या की। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह ने जल्द से जल्द हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की और ये मांग देखिए अब हर पार्टी से उठ रही है और यहाँ विपक्षी दल जो है साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि यहाँ अपराधियों का ही राज चल रहा है। सवाल ये कि आखिरकार वहां सीसीटीवी क्यों नहीं काम कर रहे थे, गार्ड भी मौके पर नहीं पहुंचा हुआ था। अभी फिलहाल एसआईटी का गठन किया गया, तमाम पहलुओं पर देखिए जांच शुरू हो चुकी है। अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं ऐसा बिहार सरकार के डीजीपी से, बिहार सरकार के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि तुरंत अपराधियों को आप गिरफ्तार करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि सौम्य स्वभाव के रुपेश सिंह की हत्या से स्तब्ध हूं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे।
पोस्टमार्टम के बाद रुपेश का शव उनके पैतृक गांव छपरा लाया गया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उनका शव पहुंचते ही परिवार के लोग मातम मनाते हुए नजर आए, जबकि उनके परिवार के लोगों ने सरकार से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। रुपेश सिंह की हत्या के बाद छपरा के सौरी गांव में मातम का माहौल है। जलालपुर थाना क्षेत्र का यह गांव है जहां उनका घर था। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस घर पे बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और काफ़ी मातम फैला हुआ है, चूँकि रुपेश सिंह जो थे काफ़ी सामाजिक लोग थे और हर वक्त पूरे गांव के साथ रहते थे, चाहे छठ का माहौल हो, चाहे बाढ़ का मौसम हो, कोई भी आपदा की घड़ी हो तो रुपेश अपने गांव के साथ खड़े रहते थे। और यही कारण है कि आज जब उनकी हत्या की खबर गांव वालों को मिली है तो काफ़ी लोग उदास है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की हत्या क्यों की जा सकती है, चूँकि किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे साथ इनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इस घटना के बाद क्या ये लोग महसूस कर रहे हैं या क्या कहेंगे इस तरह से इनकी हत्या कर दी गई। बहुत दर्दनाक घटना है और यदि वहाँ सरकार के होते हुए जहाँ विधानसभा, जहाँ सीएम बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, उससे 200 गज की दूरी पर निर्मम हत्या हुई है और अपराधी मार कर खुलेआम चले गए, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है सरकार के लिए। क्या डिमांड करेंगे आप लोग सरकार से? सरकार से हम लोग क्या डिमांड कर सकते हैं, तो मैंने सरकार इस हत्या को और अपराधी को गिरफ्तार करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। बड़े भाई जो बता रहे हैं साफ तौर पे कि सरकार की पूरी तरह से विफलता है, चूँकि वैसे जगह हत्या हुई है जो पूरी तरह से सुरक्षित कहा जाता है, वो जगह काफ़ी सुरक्षित स्थान कहा जाता है, तमाम बड़े आला कमान, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर हत्या होकर के और अपराधी निकल जाते थे, कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। गांव के सरपंच ने भी रुपेश की हत्या पर दुख जताया। गांव से क्या पूरा जिला से हम लोग दुखित हैं। सब सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति हर 24 आवर्स रहते थे सेवा में करते हैं। बहुत दुख की बात है जो वहाँ दरवाजे पे चढ़ के गोली मार दिया गया। और बड़ी खबर आ रही है, मुरैना जहरीली शराब कांड से जुड़ी हुई मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। 6 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें इनका इलाज दरअसल चल रहा था। कल 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अब 6 ये आंकड़ा और बढ़ा और उसके साथ ही साथ टोटल आंकड़ा यानी कुल आंकड़ा 20 पहुंच गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहरीली शराब कांड से जुड़ा ये मामला जहां पर बताया जा रहा है मरने वालों की संख्या 20 अब पहुंच चुकी है। कल ही 14 की पुष्टि हुई थी, 6 और लोगों ने आज दम तोड़ा है। बताया जा रहा है आसपास के गांव के ये लोगों ने एक ही दुकान से शराब खरीदी थी। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। मनोज, अभी तक जो 7 आरोपियों पर इनाम भी 10-10 हजार का घोषित किया गया है, लेकिन ये बड़ी बात है कि लगातार एक के बाद एक जो मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और अभी भी ग्वालियर के अस्पताल में 17 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है और जिसमें बताया जा रहा है कि 2 की हालत अभी भी गंभीर है। यानी अभी तक 20 लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मुरैना जिले के 2 गांव का ये वाकया है, जिनमें जहरीली शराब गांव के लोगों ने पी थी, एक दुकान से उन्होंने खरीदी थी और उसके बाद उनकी 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने 7 लोगों पर नामजद आरोपियों पर मामला दाखिल किया गया है। इसके साथ ही साथ 10 हजार के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। तो फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन 2 लोग और गंभीर है और जिनकी हालत गंभीर बताई गई है इस मामले में, जो ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर जारी सियासी संग्राम पर। एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की जोरों पर तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है कि वैक्सीन पहले सांसदों और मंत्रियों को लगानी चाहिए, तो वहीं एनसीपी के नवाब मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। इतना ही नहीं, पुदुचेरी के सीएम ने तो प्रधानमंत्री को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को पहले वैक्सीन लगवाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा कि इससे लोगों में भी विश्वास आएगा। देश में यदि पहला कोरोना वैक्सीन लगे तो फिर वहीं शुरू होना चाहिए दिल्ली में, जो कितने केंद्रीय मंत्री हैं उनसे, तो लोगों में विश्वास भी जगेगा। ये बात भी सही है अपनी जगह। दूसरी बात है, राज्य में आए तो ठीक है, मुख्यमंत्री से लेके पूरे मंत्रिमंडल लगाए, ये जनता की डिमांड है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई पहले उन लोगों को लगना चाहिए जो कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना से जो लड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबसे पहले उनको लगना चाहिए।
तो दोनों अपने अपनी जगह सही हैं। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग चाहते हैं लगाना तो बहुत ज़्यादा नहीं, 60-70 लोग हैं, लगा के उदाहरण पेश कर सकते हैं। जनता के मन में जो आशंका है, देश में शुरू हो रहे वैक्सीन के सबसे बड़े महाअभियान से पहले अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। इस बीच वैक्सीन पर राजनीति भी गर्मा गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो खुद टीका लगाकर अभियान की शुरुआत करें। अगर कोई भ्रम फैल रहा है, दवाई को लेकर संदेह है, तो इस 16 तारीख के कार्यक्रम का शुभारंभ मोदी जी स्वयं टीका लगा के करें तो सारा संदेह दूर हो जाएगा। कुछ खास सहयोगी साथ हैं इस वक्त। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल से दीपक रावत साथ हैं, दिल्ली से जावेद मंसूरी हैं, मुंबई के पालघर से अभिषेक पांडे हैं, लखनऊ के हजरतगंज से अजीत सिंह हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले यहाँ दीपक रावत का रुख कर लेते हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। दीपक, देखिए दिल्ली में ही देखिए सियासत जो है, यहीं पर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बैठे जो लोग हैं पहले उनको ही टीकाकरण क्यों नहीं लगा, प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं कर लिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभी तैयारियां कैसी चल रही हैं, इस पर भी नजर है, क्योंकि आप अस्पताल के बाहर हैं। जरा बताइए कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। अर्पिता, इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो दिल्ली का कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है और ये एकमात्र कोल्ड स्टोरेज है जिसको यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर कल करीबन 2,64,000 के आसपास वैक्सीन पहुँची हैं, डोजेज पहुँची हैं। और आज जो कोवैक्सीन है उसका भी एक खेप यहाँ पर पहुँचने वाली है। और ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर एक कंटेनर पहुँचेगा और उसमें से वैक्सीन अब यहाँ पर पहुँचेंगी। लेकिन ये अभी संख्या नहीं बताई गई कि कितनी डोजेज जो है वो आज यहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन कल जो पहुँची थी वो करीबन 2,64,000 के आसपास यहाँ पर डोजेज पहुँची हैं। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस को पहुंचना है, क्योंकि 16 तारीख से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। और ये जो कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, यहाँ पर तैयारी बहुत ज़्यादा की गई है, सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई। आप देखिए कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती, दिल्ली पुलिस की तैनाती, अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है, चारों तरफ से किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। CCTV कैमराज लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तो तमाम तैयारियों के बीच जो है ये कोल्ड स्टोरेज तैयार किया गया था। हालांकि काफ़ी दिन पहले इसकी तैयारी कर दी गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से कोवैक्सीन की जो खेप है वो पहुंचने वाली है, कल कोविशील्ड की खेप पहली खेप पहुंची थी। और उसके बाद से जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी थे, यहाँ पर जो मेडिकल से जुड़े हुए स्टाफ था, उन्होंने साफ तौर पर तालियां बजाकर उसका स्वागत किया था। तो आज भी तैयारी कुछ वैसी ही है, लगातार वैक्सीन पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन आज की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं और बस इंतजार चल रहा है कि कब जो है वो यहाँ पर कोवैक्सीन की जो पहली खेप है वो पहुँचेगी। तो फिलहाल आधे घंटे का समय बताया जा रहा है कि आधे घंटे बाद जो है वैक्सीन यहाँ पर पहुँच जाएगी। और उसके बाद इसको किस तरीके से अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचाया जाना है उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। क्योंकि 16 तारीख से वैक्सीन लगनी है, ऐसे में 16 तारीख से पहले यानी कि 15 तारीख तक या 15 तारीख की रात तक ये वैक्सीन जो है वो अलग अलग सेंटर्स पर पहुंच जाएगी। तो फिलहाल इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं और स्वागत किया जाएगा एक तरीके से जब भी ये वैक्सीन यहाँ पर पहुंचेगी। अर्पिता, ठीक है, लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, वहां पर क्या खास तैयारी और लोगों में कितना उत्साह इस बात का कि अब टीकाकरण की प्रक्रिया चली शुरू तो हुई? देखिए बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से तैयारी है, उत्तर प्रदेश को 11 लाख वैक्सीन मिली है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कल खुद वैक्सीन को रिसीव करने गए थे, माला फूल रोली से टीके लगाए और उनको जहां हम खड़े हमारे ठीक पीछे स्टेट वेयर हाउस है जहां पर ये वैक्सीन रखी गई और सभी जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल है वहां पर ये वैक्सीन भेजी जाएगी। कल शाम से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, स्टेट मुख्यालय से सीधे मंडल मुख्यालय, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय और फिर ब्लॉक मुख्यालय पर। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पुलिसकर्मी भी हैं और लोग भी हैं। क्या लगता है, अब वैक्सीन आ गई, अब समय जिसका इंतजार था वो पूरा हो गया? एकदम जी सर, वैक्सीन आया है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं अच्छी दी जा रही हैं। क्या लगता है आपको, अब वैक्सीन आ गई है? हाँ सर, वैक्सीन आ गई। इससे जो कोविड-19 वाले जो हैं, कोविड-19 का जो बीमारी चली हुई थी वो जल्द से जल्द रिमूव हो जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश सरकार का अच्छा मुहिम करवाया, हाँ केंद्र सरकार का जो है अच्छा मुहिम करवाया है। और भी लोग हमारा वैक्सीन आ गई है, भारत सरकार ने सभी राज्यों को भेज दिया, उत्तर प्रदेश में भी 11 लाख वैक्सीन आई। क्या लगता है, आप कोरोना के जाने का टाइम आप आ गया है? आ गया है, टाइम आ गया है, खत्म। खुश हैं आप लोग? खुश हैं हम लोग। अब तो सबको वैक्सीन लग जाएगी, ये मास्क भी शायद उतर जाए। हाँ सर, उतर जाएगा मास्क भी। तो देखिए अर्पिता, यहाँ जो लोग हैं वो चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे आम लोग हों, यूथ हो, सबका यही कहना है कि अब ये मास्क उतारने का वक्त आ गया और जो सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा कदम था और तैयारियां लगभग पूरी हैं। पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुख्ता इंतजाम किए गए स्टेट वेयर हाउस पर, जहां से अब ये वैक्सीन जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय पर जाएगा और फिर ये डोजेज लगना शुरू होगी और सबसे पहले हेल्थ वर्करों को, पुलिसकर्मियों को लगेगी ये वैक्सीन।
ठीक है अजीत, जरा रहिए साथ और मास्क भी लगा लीजिए आप। वैक्सीन पर विपक्ष के उठाए गए सवालों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने विपक्ष पर वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सामान्य जनता तक ये वैक्सीन पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत का विपक्ष शुरू से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को हतोत्साहित करने, जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही थी। और आज भी जब वैक्सीन आम जनता तक पहुंच रही है, पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, भारत के इस परिणाम को देखकर दुनिया चकित है, तब कांग्रेस पार्टी आज जनता के बीच एक विवाद पैदा करना, भ्रम पैदा करना, आशंका पैदा करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस की पूरी रणनीति विध्वंसात्मक है और कांग्रेस के साथ बाकी उनके दल भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस ने तारिक अनवर ने वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत कर वैक्सीन बनाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आम लोगों तक भी वैक्सीन जल्द पहुंचेगी। सारे लोग, सारा देश इस काम में लगा है और सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, और जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस वैक्सीन को तैयार किया है। तो मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग देशवासियों तक अगर इसको पहुँचा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबका सहयोग होना चाहिए, इसमें तो कोई राजनीति की बात ही नहीं है। जावेद का रुख कर लेते हैं, दिल्ली में वो मौजूद है। जावेद, लोग कितने उत्साहित हैं, जरा अगर बात कर पाए आप तो जरा बात कीजिएगा। देखिए अर्पिता, हम LNJP हॉस्पिटल में हमारी मौजूदगी है, उसके बाहर दरअसल ये दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल था और अब वक्त जब वैक्सीन का आ गया है, 16 तारीख तय हो गई है, तो लोग कुछ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने तीमारदारों से मिलने के लिए पहुँचे। बताइए कि वैक्सीन जो है उसकी तारीख तय हो गई है 16 तारीख, कितना बड़ा दिन है और कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है, इससे फायदा ही फायदा है। अभी केजरीवाल जी आएंगे, मैं तो पेपर में पढ़ा था। हाँ। केजरीवाल जी आएंगे, शायद 16 तारीख को उद्घाटन करेंगे यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो बहुत खुश है। आप बताइए वैक्सीन आ गई है, अब कितना बड़ा दिन है, कितना फायदा होगा? फायदा ही होगा, कुछ ना कुछ बसों में भीड़ कम हो जाएगी। जो बैठाते नहीं लोग बाग, अच्छा, स्टॉप पे रोकते नहीं है, मतलब लोगों का डर निकलेगा। आप बताइए कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जब वैक्सीन अभी तो पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा, क्या लगता है कितना बड़ा दिन है? ये देश का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए। हाँ। तो यहाँ तक कि अमेरिका, नीदरलैंड, इंग्लैंड, तमाम देश जो प्रयास कर रहे हैं, हाँ, उनसे पहले अपने भारत के डॉक्टरों ने जो विज्ञान में बखूबी अपने उन्नति हासिल की है, उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया है। हमारे लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, गर्व का दिन है। और देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो PPE किट पहनकर यहाँ पर तैनात हैं, लगातार कोविड के टाइम ये ड्यूटी दे रहे थे और अब वैक्सीन लगने का समय आ गया और अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सर ये बताइए, वैक्सीन 16 तारीख से लगनी शुरू हो जाएगी, कितना खुश हैं आप? बढ़िया है सब कुछ। अच्छा, हाँ, लगातार ड्यूटी कर रहे थे कोविड के समय में, अब वैक्सीन भी आ रही है, तो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? लोगों की मदद करके खुशी है हमें। देखिए ये लोग हैं, कह रहे हैं कि लोगों की मदद करके खुशी है और निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन 16 तारीख रहने वाला है। अर्पिता, ठीक है जावेद, रहिए साथ। देखिए इस बीच पुणे से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड मुंबई पहुंच गई है। एयरपोर्ट से सीधे वैक्सीन को स्टोर रूम में ले जाया गया है और यहीं से अलग अलग इलाकों में वैक्सीन भेजी जाएगी। महाराष्ट्र में 511 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए राज्य के करीब 8 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और किस तरीके की तैयारियां मुंबई में, अभिषेक के पास चलते हैं, वो हमें बताएंगे। अभिषेक, किस तरीके की और तैयारियां हैं और लोग आपके साथ भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी पूछिए कि अब जब इतनी महामारी का लंबा वक्त बीता है और अब वैक्सीन आ रही है तो उसको कितना उत्साह से वो उसका इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल अर्पिता, खास करके बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र से काफ़ी ज़्यादा पलायन हुआ था और पलायन होकर के लोग अपने घरों की तरफ चले गए थे। तमाम सारे ऐसे लोग हैं, जब धीरे धीरे लोग काम पर लौटे हैं, वैक्सीन आ रहा है, जब 511 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की कार्यक्रम शुरू होगा, करीब 10 लाख डोजेज महाराष्ट्र को मिली हैं अब तक। तमाम सारे लोग हैं, हम इनसे बात करते। आप यहाँ से काम करते हैं और यहाँ से कहाँ तक मोटरसाइकिल से गए थे जब जिस समय कोरोना पीक पे था, डर के मारे अपने घर की तरफ? छपरा कैसे गए थे? मोटरसाइकिल से। अब जब वैक्सीन आ रहा है, कितनी उम्मीद जगी है, कितना मानते हैं कि वैक्सीन आने के बाद अब लोगों की दिक्कतें कम होंगी? अभी 1 साल हुआ कोरोना का प्रकोप चालू है और अभी
जो वैक्सीन आया है उससे बहुत अच्छी खबर है ये, और सबको एक खुशी का लहर। बहुत अच्छी खबर। आप बताइए कैसे देखते हैं वैक्सीन जब आया है, अब धंधा रोजगार फिर से लौटेगा या चीजें फिर से पटरी पर लौटेंगी? बहुत ही अच्छा है, वैक्सीन से बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल। यहाँ पर आप बताइए कि कैसे देखते हैं वैक्सीन आने के बाद, कितना कुछ जब 16 से लगना शुरू हो जाएगी वैक्सीन? जब से कोरोना का लहर चालू है तब तक डर के मारे जी रहे थे, खास करके बच्चों को लेकर हम ज़्यादा परेशान थे। वैक्सीन आने के बाद तो अभी खुशी हो रही है। बिल्कुल। आप वैक्सीन आने के बाद कैसी खुशी देखते हैं? अच्छी बात है, कोरोना वैक्सीन आ गई है तो बहुत खुशी की बात है, सबकी आंखों में खुशी की झलक रही है। बिल्कुल। आप बताइए कि वैक्सीन अब 16 से लगना शुरू हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र भर में, तो कैसे देखते हैं इसको? वैक्सीन आने से बहुत अच्छा हो गया है कि लोग डर के मारे जो घर पे रह रहे थे वो बाहर निकल आएंगे। डर के मारे जो घर पर रह रहे थे वो बाहर निकल रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 से शुरू होगा। किस तरीके से देखते हैं जब सामने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है? ये देश के लिए बड़ी खुशी की बात है, जो सबके रोजगार बंद हुए थे वो अभी सबके चालू होंगे वैक्सीन के कारण। एक बार फिर से आपका रुख मैं करूंगी उधर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। देश के तमाम राज्यों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक तैयारियों को जांचा और परखा जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन वाले दिन किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। भारत का ये वैक्सीन प्रोग्राम इस मायने में भी अहम है क्योंकि जिन 2 वैक्सीन के निर्माण में भारत ने अपनी भूमिका निभाई है वो दूसरे देशों के वैक्सीन के मुकाबले न सिर्फ बेहद सस्ती है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी इनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, वायरस पर वार की पूरी तैयारी, भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर दुनिया की नजर। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को घेर रखा है, जिस महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रखा है, जिस वायरस ने जन सामान्य को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रखा है, उसी कोरोना महामारी का काल भारत में दाखिल हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की पहली खेप को पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 11 लाख टीके पहुंच चुके हैं, जिन्हें स्टेट वेयर हाउस सेंटर पर पहुंचा दिया गया है। देखिए, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी ही रवाना की जाएगी। इसका जो मास्टर प्लान है ये अभी बता नहीं रहे हैं, सरकार की तरफ से बताया जाएगा, लेकिन तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और अब वैक्सीन का जो पहली खेप थी वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्टेट वेयर हाउस में आ चुकी है, जो नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आ चुकी है और रखी जा चुकी है। बाकायदा सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। अब सिर्फ इन्हें मंडल मुख्यालयों पर, वहां से जिला मुख्यालयों पर और फिर वहां से ब्लॉक डेवलपमेंट जो मुख्यालय होता है वहां पर भेजना है। उसके बाद सबसे पहले ये हेल्थ वर्करों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में वैक्सीन को लेकर एक खास तरह का प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान को समझने के लिए लखनऊ का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले वैक्सीन 18 मंडल मुख्यालयों तक पहुंचेगी। मंडल मुख्यालयों से ये वैक्सीन जिला मुख्यालयों तक भेजी जाएगी। जिला मुख्यालय से वैक्सीन ब्लॉक मुख्यालय तक भेजी जाएगी। जहां भी वैक्सीन को स्टोर किया गया है वहां वैक्सीन की हिफाजत के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई। 52 केंद्रों पर ये हेल्थ वर्कर्स को हम लोग 16 तारीख को सुबह से शुरू करेंगे। इसी तरह बिहार में भी वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 16 जनवरी को राज्य के 300 अस्पतालों में वैक्सीन दी जाएगी। यहां पहले फेज में 4,67,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। यहां 5,49,000 डोज को स्टोर किया गया है। पटना में वैक्सीनेशन के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं। अभी 54,900 वायल पहुंचे हैं। एक वायल में 10 लोगों को टीका दिया जा सकता है, तो 5,49,000 लोगों को टीका देने के लिए टीका हमारे पास उपलब्ध हो गया। तो पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी। वैक्सीनेशन को लेकर भारत की तैयारियों को इन आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है। भारत में वैक्सीन के लिए 79 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 2,360 लोगों को बतौर ट्रेनर तैनात किया गया है। राज्य के अधिकारियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।
कोल्ड चेन अफसरों को भी इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि वैक्सीन की हिफाजत कैसे करनी है। कुल 61,000 प्रोग्राम मैनेजर तैयार किए गए हैं। वैक्सीन लगाने से लेकर मरीज की निगरानी तक के लिए 2 लाख वैक्सीनेटरों को ट्रेन किया गया है। टीका लगाने वाली टीम में 3,70,000 सदस्यों को रखा गया है। भारत ने वैक्सीन को लेकर एक ऐसा ठोस सिस्टम तैयार किया है जहां चूक की संभावना लगभग ना के बराबर है। यही वजह है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी भारत के वैक्सीन प्रोग्राम की लगातार सराहना कर रही हैं। भारत में अभी तक का जिक्र करें तो कुल 54,72,000 डोज भारत पहुंच चुकी है। 14 जनवरी तक राज्यों को पहले चरण की पूरी डोज मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 करोड़ डोज भारत को मिल रही है, जबकि भारत बायोटेक से 55 लाख डोज। इतना ही नहीं, भारत बायोटेक की तरफ से 16,50,000 डोज मुफ्त देने का भी ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन की दूसरी डोज के 14 दिनों के बाद ही शरीर में सही तरीके से इम्यूनिटी बन पाएगी। पहली डोज के 28 दिनों के बाद ही दूसरा डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी सावधानी बरतने की पूरी हिदायत दी गई। इसमें सिर्फ एंटीबॉडी की ही बात नहीं है, टी सेल इम्यूनिटी है जो कि असली इम्यूनिटी का आधार बनती है, वो भी प्रूवन है, अफोर्डेबल है। भारत का वैक्सीन प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि भारत के जिस टीके की तारीफ पूरी दुनिया में अभी से हो रही है, वो दूसरे टीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता है। फाइजर के टीके की कीमत है 1,431 रुपए, मॉडर्ना के टीके की कीमत है 2,700 रुपए, सिनोफार्म के टीके की कीमत है 5,650 रुपए, सिनोवैक बायोटेक के टीके की कीमत है 1,027 रुपए, नोवैक्स की कीमत है 1,114 रुपए, जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की कीमत है 734 रुपए, रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत भी 734 रुपए है। जबकि मेड इन इंडिया की बात करें तो भारत में कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए है। भारत में ही बनी दूसरी कोवैक्सीन की कीमत 295 रुपए। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। जाहिर है भारत एक ऐसे पथ पर आगे बढ़ चुका है जहां दुनिया की नजरें उसके एक कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में अगुवाई करने वाला देश ही इस वक्त दुनिया के लिए नजीर साबित हो सकता है। और भारत में फिलहाल जिस तरह की तैयारियां वैक्सीन को लेकर हो रही हैं, वो अपने आप में साफ करती हैं कि भारत की वैक्सीन का विजय पथ तैयार हो चुका है। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है। हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। उस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानूनों पर जारी घमासान के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला ने कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज की ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जो मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। विक्रांत, देखिए, दोपहर 12:15 बजे के करीब ये बैठक होनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये इसलिए है क्योंकि हरियाणा के राजनीतिक हालात को लेकर के भी इसमें चर्चा हो सकती है। और किसान आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित हरियाणा और पंजाब, यहीं के दोनों के ज्यादा किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो किस तरीके की राजनीतिक हालात बने हुए, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की भी खबर आ रही थी कि जेजेपी के कुछ विधायक पार्टी से नाराज हैं और उन पर दबाव है कि इस समय सरकार से अलग हो जाए। तो इसको लेकर के भी दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी को
एक बचाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। और उनका अभी तक ये कहना है कि सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और विधायकों को भी समझाया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है इसमें धीरे धीरे किसानों को समझ में आएगा कि किस तरीके से ये किसानों के फायदे का बिल है। और इसी मसले पर कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने मुलाकात की थी। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी अमित शाह के साथ मिले थे और आज 12:15 बजे प्रधानमंत्री के साथ मिलेंगे और इन्हीं सभी राजनीतिक हालात और किसान आंदोलन से उपजे हालातों पर चर्चा होगी।